कर रहे थे। मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, यानी काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, यानी काउंसिल एक्ट 1909। तो ये था मार्ले मिंटो रिफॉर्म। देखिए इसमें जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, रिफॉर्म, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, है ना, इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। अब देखिए इसको इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसका जो नाम है वो ये है, इंडियन काउंसिल एक्ट। देखो एक चीज समझना आप लोग यहाँ पर कि पहले तो ये समझना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है क्या। तो इंडिया 1909 जो काउंसिल एक्ट है वो उसी रेगुलेटिंग एक्ट की एक सीरीज है जो पहले चली थी कब, 1773, ठीक है, 1773 में इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1718 आया, 1773 आया, फिर 1782 आया, 1813 आया, 1833 आया, तो इस तरह आते चले गए। उसी में एक और ऐड हुआ है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे कहा गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म, है ना। तो मिंटो कौन है इसमें, मिंटो वाइसराय हैं और जो मॉर्ले हैं वो उनके सचिव हैं। तो कभी आपसे पूछेगा कि मॉर्ले मिंटो में क्या है, ये इसका मतलब क्या है, तो लॉर्ड मिंटो, तो मिंटो इज ए वाइसराय एंड मॉर्ले इज ए सेक्रेटरी ऑफ वाइसराय, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है। अभी इसमें क्या हुआ है, जो प्रोविजन हुए हैं, वो जो मेन प्रोविजन था इसमें सेपरेट इलेक्टोरल यानी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज यानी पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज, यानी सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है, इसमें पहली बार कहा गया कि देखो भाई कि जो मुसलमान होगा उसके लिए मुसलमान ही वोट डालेगा और जो हिंदू होगा उसके लिए हिंदू वोट डालेगा, ठीक है। तो पहली बार भारतीयों को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश नहीं थी, ये दूसरी बार थी। पहली बार बंगाल जब पार्टीशन किया गया था उस समय कोशिश थी, उस समय तो लोगों ने बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ कि जो लोग नाराज थे कांग्रेसियों से उन्होंने मुस्लिम लीग बना दी। फिर उन्होंने नया और गेम खेला कि क्यों ना इनको अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया जाए। इसमें क्या हुआ, मुसलमानों से कहा गया कि आपकी पॉपुलेशन कम है और हिंदुओं की ज्यादा है, तो इसमें क्या एक कैंडिडेट होता है तो हिंदू कैंडिडेट जीत जाता है, आपका हार जाता है। तो इसका मतलब ये था कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको सिर्फ हिंदू ही वोट डालेंगे और मुस्लिम है तो मुसलमान ही वोट डालेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई मुसलमान है, जैसे मान लीजिए दो नाम है एक्स और वाई, दो लोग खड़े हो गए, ठीक है, तो दो लोगों के लिए वोट इन्हीं के लिए जितने भी मुसलमान होंगे, मान लीजिए 25,000 मुसलमान है सपोज कीजिए, है ना, तो एक नाम मान लीजिए सलीम है ना, एक नाम मान लीजिए करीम है, इस तरह से, ठीक है, और बाकी जो 25,000 और प्लस 60,000 जो वोट है वो हिंदू है, ठीक।
तो इनके लिए केवल 25,000 वोट डालेंगे। 25,000 में मान लीजिए कि 25,000 में 13,000 इसके पड़ गए, है ना, 13,000, और इनके किसके पड़े, है ना, तो ये जीत गया। इनका इसमें काउंट नहीं होगा। पहले क्या होता था कि और भी नाम होते थे और 2 मुसलमानों के भी नाम होते थे, 2 या चीज जो भी हो, तो अब सिर्फ इन्हीं की बात होगी। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचक मंडल। तो समझ लीजिए कि अगर सीधे सीधे आप पूछेगा कि पृथक या लॉ, सीधे पूछेगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 उसके अंडर में क्या था, तो इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। और ये क्यों आ गया था, तो इसका मेन जो पर्पस था, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य था सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल। तो ये था, इसमें जो इसका जो मेन पर्पस था अंग्रेजों का, बस यही था कि किसी भी तरह से भारतीयों को हिंदू मुसलमानों में लड़वा दिया जाए या इन्हें अलग कर दिया जाए। तो ये उनकी कोशिश थी। इंडियन काउंसिल एक्ट, क्वेश्चन जब भी बनेगा तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। क्लियर है? जी सर। यस सर। तो ये, और मनसा इनकी मेंस की बात आएगी तो बस ये पूछा जाएगा, तो पर्पस वो यही चाहते थे। तो उसके बाद जो नया हमारा है वो है टॉपिक है लखनऊ पैक्ट, है ना, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता, ठीक है, लखनऊ समझौता। अब ये लखनऊ समझौता क्या, इसको समझिए, क्या था लखनऊ समझौता। 1905 में या 1906 में मुस्लिम लीग बना, और मुस्लिम लीग के बाद, क्योंकि देखो क्या हुआ था कि जोश जोश में मुस्लिम लीग बन गई, फिर बाद की रियलाइज हुआ लोगों को, तो 1916 में, ठीक है, लखनऊ कांग्रेस सेशन, लखनऊ लखनऊ कांग्रेस सेशन, कांग्रेस सेशन, ठीक है, यानी लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन हुआ। बात समझिए ध्यान से पूर्वक कि लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ कब, 1916 में। अब इसमें 2 लोग आए सामने, एक तो एनी बेसेंट और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। 2 लोगों ने कोशिश की, ये कहा कि यार देखो मुस्लिम लीग अलग बनवा दी अंग्रेजों ने, और कांग्रेस तो पहले से थी, और दोनों को डिवाइड भी कर दिया, तो क्यों ना हम लोग आपस में बातचीत करें और दोनों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। मर्ज नहीं करना था। क्वेश्चन यही से बनेगा कि लखनऊ पैक्ट, क्या वो लोग मुस्लिम लीग को मर्ज करना चाह रहे थे? नहीं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को, दोनों को एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए, ठीक है, दोनों के साथ, किसको, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, ठीक है, इन दोनों के साथ एक एग्रीमेंट किया, मतलब समझौता, एग्रीमेंट करवाया, वर्क टुगेदर, ठीक है, वर्क टुगेदर। उन्होंने कहा कि यार दोनों लोग साथ साथ काम कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप लोग कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों, ठीक है। सर ये क्या लिखा, मुस्लिम, यहाँ पे लाइट लग रही है। कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुस्लिम लीग कांग्रेस एंड मुस्लिम दोनों को बोला कि आप लोग जो एक साथ हो जाओ,
यूनिटी बना लो, है ना। उन्होंने कहा बोला कि आप लोग जो काम है वो जो अपना स्ट्रगल है, ठीक है, जो स्ट्रगल है वो एक साथ करो, बोला ऐसे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आके काम करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। और उसमें एग्रीमेंट में कांग्रेस भी एग्री हो गए और मुस्लिम लीग भी एग्री हो गया। बोला चलो ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग में भी बहुत सारे और ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कांग्रेसियों से। खुद मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उन्होंने बस ये थे कि वो मुसलमान जो नेता थे उनमें पढ़े लिखे थे, ये बात सही है, तो उन्हें प्रेसिडेंट बना गया तो वो बन गए। लेकिन वो भारतीयों के, हिंदू भारतीयों से नहीं लड़ना चाहते थे, उनकी लड़ाई थी अंग्रेजों से, ठीक है, और उन्हें कांग्रेस से लड़ना चाह रहे थे। तो उनका मेन पर्पस था एक साथ लड़ना। तो ये किसने काम करवाया था यूनाइट करने के लिए? दो लोग थे, एक थे एनी बेसेंट और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। कहां पर हुआ? लखनऊ कांग्रेस सेशन में। जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहां पर जो कांग्रेस लीडर हैं या कह सकते हैं लिबरल जो मॉडरेट्स हैं, एनी बेसेंट और एक एक्सट्रीमिस्ट है बाल गंगाधर तिलक, तो भारत के बड़े नेता हैं, उन्होंने कोशिश की कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और दोनों एग्री भी हो गए, चलो ठीक है। ध्यान ही रखना है कि वो मुस्लिम लीग को मर्ज नहीं करना चाह रहे थे, ऐसा नहीं था मुस्लिम लीग खत्म करना, नहीं, उन्होंने कहा कि दोनों एक साथ काम करना है, जो भी प्लानिंग करनी है मिलके करनी है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को बनवा दिया तो बनवा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हम मिलकर काम करेंगे। तो पहली बार इन्होंने क्या बोला कि पहली बार मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट में ये एक्सेप्ट किया, मतलब ये फाइनल ये अनाउंस किया था कि अब कहीं भी भारत में जहां पर मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म है, जहां पर मुस्लिम नेता हैं, वो जो काव किलिंग है, गौ हत्या को मना कर देंगे। तो कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में जो गाय हत्या है या गौ हत्या है या काउ किलिंग है, वो कब बैन किया गया था? तो 1916 में, ठीक है। तो इन्होंने बैन कर दिया क्या? काउ किलिंग। इन्होंने बोला, जब इन्होंने कहा कि देखो क्या है कि हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं की एक आस्था है गाय के साथ, तो कि आप गाय को मत मारिए, लोगों को मना कीजिए। तो मुस्लिम लीग नेताओं ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहीं से लखनऊ से कांग्रेस के सेशन से मुस्लिम लीग ने अनाउंस किया कि आज के बाद भारत में गाय को नहीं मारा जाएगा, ठीक। तो ये था, तो पहला पॉइंट तो ये है, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, कांग्रेस अधिवेशन में हुआ और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और ये एक साथ काम करने की बात की। और जो करवाने वाले लोग थे वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। और इसी में मुस्लिम लीग ने अनाउंस किया कि अब हम भारत में कोई भी मुसलमान गाय को नहीं मारेगा, ठीक। तो ये था, कभी यहाँ से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लखनऊ पैक्ट किससे संबंधित है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एग्रीमेंट से, नॉट मर्जर, ध्यान समझिएगा, नॉट मर्जर। तो मर्जर का मतलब होता है मुस्लिम लीग का खत्म हो जाना, ठीक। कभी एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर कांग्रेस या एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक अगर ये थोड़ी सी ज्यादा कोशिश कर लेते तो मुस्लिम लीग को मर्ज करा लेते, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की बात ही नहीं होती, ऐसा बोला गया था। जब ये लखनऊ पैक्ट आया 1947 में, बोलते हैं कि अगर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट लोगों को एग्री कर लेते
कि यार छोड़ो क्या करना है, एक ही में आ जाओ, मुस्लिम लीग को खत्म कर दो, तो मुस्लिम लीग खत्म हो जाता है तो शायद है कि पाकिस्तान की डिमांड नहीं होती तो हिंदुस्तान रहता, सिंपल। तो इस टॉपिक में बताओ कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर? देखो सिंपल सी है, अगर 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 आप इसको एग्जाम के लिए फॉर्मेट करोगे, ठीक है, तो सीधी सी समझिएगा इसको, आपको ऐसे लिखना है इसको, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट का पूछेगा टाइम कब हुआ है, ठीक है, हाँ, टाइम यानी ये कब हुआ है, उसके बाद ये लोकेशन कहाँ हुआ है, ठीक है, और उसके बाद कौन करवाया था, कौन लोग थे इसमें, उसके बाद था ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, ऑब्जेक्टिव्स मतलब इसके उद्देश्य क्या थे। तो 3-4 बातें हैं, आई थिंक आप कर सकते हो। इस फॉर्मेट में लिख पाओगे कि नहीं? जी सर, आराम से। हाँ, तो 2 लोग थे, है ना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ऑब्जेक्ट आप जानते ही हो, उनका मेन पर्पस था कि किसी भी तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ जाए। जो अंग्रेजों की जो मंशा है, जो डिजायर है, जो ये सोचते हैं कि हम भारतीयों को बांट देंगे और डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी को बहुत दिन तक चलाएंगे, हम इसको नाकाम करने वाले हैं, तो इसलिए ये किया गया। तो ये था लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1990, यानी क्या बोलते हैं इसको? DRG। DRG, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो फिर भी एक लिख लीजिए आप कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक है। इसका एक नाम और है, मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। देखो सारे नाम लिखिएगा आप लोग, ठीक है, सारे नाम रिफॉर्म। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 भी कहते हैं इसको, गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया तरफ से ये लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू इसमें कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, और मॉन्टेग्यू इनके सेक्रेटरी है। तो जब भी देखो क्या होता है, जब भी कोई रिफॉर्म होता है तो उन्हीं के नाम से होता है जो इस समय वायसराय होते हैं। तो ये इसमें क्या क्या हुआ है तो वो समझना है आपको। ये क्यों आया था भारत में? देखिए भारत में 2 तरह का सिस्टम है गवर्नमेंट। अगर हम बात करें कि भारत में 2 तरह का सिस्टम है गवर्नमेंट में, एक तो वो है जो सब्जेक्ट सेंट्रल के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और एक वो है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। अभी भारत में इसको समझने से पहले समझना पड़ेगा, अभी हमारे पास जो गवर्नमेंट है या तो कुछ अधिकार राज्य सरकार के पास है और कुछ केंद्र। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। हाँ, ये तो 1935 में आया है अभी। हाँ, और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो दोनों के पास है, यानी सेंट्रल और गवर्न और स्टेट दोनों कर सकते हैं। फाइनली हमें इस पे बात करनी है, इसको समझ, हमें क्यों समझा रहे हैं आपको
इसी समझ आ रहा है कि कुछ सब्जेक्ट पर सिर्फ सेंटर कानून बना सकती है, जैसे रेलवे। आपने सुना होगा ना, राज्य सरकार कर्मचारी और केंद्र सरकार कर्मचारी। तो वो पोस्ट या वो सर्विस जो भारत सरकार के अंडर में आती है, जैसे रेलवे है, यूपीएससी है ना, यहां तक कि जो पोस्ट ऑफिस है, आपको जान के हैरानी होगी, जो गांव का पोस्टमैन होता है, डाकिया, उसे केंद्र सरकार का वो कर्मचारी है, उसे केंद्र सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन मिलता है। अगर वो चाहे तो अपनी साइकिल पर भारत सरकार लिख सकता है। पोस्टमैन समझते हैं ना? तो जी सर, जो डाकिया पोस्टमैन चाहे तो अपनी साइकिल पर, खैर बाइक तो गाड़ी तो होती नहीं है, पोस्टमैन चाहे तो अपनी साइकिल पर भारत सरकार लिख सकता है, क्योंकि वो जो कर्मचारी केंद्र के अंडर में आते हैं वो सब अपनी गाड़ी पर भारत सरकार लिखते हैं। और हम लोग जनरली ये जानते हैं जो आईएएस बनते हैं वो भारत सरकार लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी आप एम्स में जाइए, सफदरजंग में जाइए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां जितनी गाड़ियां हैं सब पे लिखा होगा भारत सरकार। ठीक है, एक जो पोस्ट मास्टर है वो भी केंद्र कर्मचारी होता है। तो जैसे हमारे यहाँ है कृषि है, तो कृषि पर राज्य कानून बनाता है। पुलिस है, पुलिस राज्य के अंडर में आती है। तो कुछ कानून ऐसे हैं जो राज्य के अंडर में आते हैं और कुछ कानून ऐसे हैं जो केंद्र के अंडर में आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, दोनों का कोई एग्जांपल दीजिए। इसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। मतलब पुलिस है, एजुकेशन में कैसे, कुछ बताएं एग्जांपल देके। एजुकेशन पॉलिसी लाई गवर्नमेंट, हाँ, एजुकेशन पॉलिसी लाई, यानी प्राइमरी लेवल तक चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट भी कुछ पार्ट इंक्लूड कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट चाहे तो कुछ पार्ट इंक्लूड कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 9th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में या यूपी बोर्ड में या एमपी जो भी स्टेट बोर्ड है, अलग अलग बुक्स होती हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे राजस्थान में, तो राजस्थान बोर्ड में 9th और 10th में डिजास्टर मैनेजमेंट है, 9th और 10th में डिजास्टर मैनेजमेंट है, जबकि यूपी में नहीं है, सीबीएसई में नहीं है, आईसीएसई बोर्ड में नहीं है, लेकिन वहां पर है। तो एजुकेशन में कुछ चेंजेस या कुछ पॉजिटिव चेंजेस राज्य सरकार भी कर सकती है, तो वो चीजें होती हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, हम सीधे सीधे एक ही लिख लेते हैं, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें सबसे पहले उन्होंने बोला था कि द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, ध्यान समझिएगा, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, हाँ, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन प्रोविंस, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन प्रोविंसेस, राज्यों में। ठीक है, उन्हें हम दोहरा शासन कहते हैं, डायरेक्टली कहते हैं। तो अभी इन्होंने क्या किया है इसमें कि राज्यों में दोहरी शासन व्यवस्था या राज्यों में द्वैध शासन, हिंदी में हो सकता है कुछ गलत हो जाए, यहाँ समझ लेना आपने, राज्यों में द्वैध शासन। ठीक है, तो राज्यों में जो है वो द्वैध शासन लगाया गया, द्वैध शासन कहां पर, राज्यों में। ठीक है, यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, ये मैं थोड़ा सा संभल के समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश भी कीजिए। ये बहुत उलझाऊ है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, जल्दी लोग समझा के निकल जाते हैं। तो
डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि राजस्थान गवर्नमेंट है, सपोज कीजिए, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट में से राजस्थान में जो वर्क हैं वो दो लोगों में बांट दिए गए। तो राजस्थान का सरकार का काम है वो दो लोगों में बांट दिया गया था। एक वो लोग थे जो लोकल के लोग थे, लोकल का मतलब था इंडियन, ठीक है, और एक वो लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे। ध्यान दीजिएगा, हम समझा रहे हैं क्या, राज्यों में द्वैध शासन। एग्जाम्पल हमने लिया राजस्थान का, तो राजस्थान में जो काम है वो दो लोगों डिवाइड कर दिए गए, लोकल यानी स्थानीय और ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें क्या किया गया कि जो लोकल वर्क था, लोकल लोगों के लिए वो वर्क दिया गया जिसमें लाभ कम था, वर्क ज्यादा था। जैसे साफ सफाई है ना, नाली साफ करना, गलियां साफ करना, स्वास्थ्य साफ है, और शिक्षा, सुरक्षा, गांव के रात की सुरक्षा, ठीक है, परिवहन। तो ऐसे ऐसे काम दिए गए जिनमें लाभ कम था, है ना, राइट कम थे, ड्यूटी ज्यादा थी। ठीक है, सिंपल समझ लीजिए, यहाँ पे क्या था कि जो राइट है यानी जो अधिकार है वो कम है और ड्यूटी है वो ज्यादा है। ठीक है, मतलब हमें अधिकार तो कम है, पता है ना, ड्यूटी बहुत रहता है, मतलब आप कराते रहो, समझे। और ये भारतीयों से काम ज्यादा लिया जाता है। ठीक, कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में भी, एक गांव में ऐसा आदमी होता है मोहल्ले में, उसको बोल दो चाचा बस तुम ही हो, देखे भारे रहना, तो रात में सोएगा भी नहीं बंदा। ऐसे दो चार शादी में भी आ जाते हैं पूपा टाइप के लोग, देखे होंगे। थोड़ा सा बोल दो, पूरी रात देखेंगे पूरा माहौल, सोएंगे नहीं। तो मतलब अधिकार नहीं, ड्यूटी ज्यादा। तो सेम चीज यहाँ पर है कि लोकल गवर्नमेंट के लोगों को, भारतीय लोगों को अधिकार कम दिए गए, कर्तव्य ज्यादा दिए गए। वहीं पर इन लोगों को अधिकार ज्यादा दिए गए, कर्तव्य कम दिए गए। जैसे राजस्व, रेवेन्यू इन्हीं को दिया गया, सुरक्षा इन्हीं को दी गई, ठीक है, व्यापार इन्हीं को दिया गया। तो जो हाई लेवल बेनिफिशियल वर्क थे वो अंग्रेजों ने ले लिए, और जो साफ सफाई ऐसे ही काम थे गंदे, या मतलब इसमें कम लाभ होता था, वो वो भारतीयों को दे दिए गए। तो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो अब बताएं कि क्या है, यानी राज्यों में कार्य को दो भागों में बांट दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी में और लोकल के लोगों में। लोकल के लोगों को ऐसे काम दिए गए जिनमें लाभ नहीं था, काम बहुत ज्यादा था। अंग्रेजों ने खुद वो काम ले लिए, जैसे पुलिस है, राजस्व है, जिसमें पैसा ज्यादा था, काम कम होता था, अधिकार थे। तो ये था डुअल सिस्टम। अब यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, अब इसको किया गया है। अब एक चीज और समझिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको समझने से पहले इसको समझ लिया आपने, अब इसको थोड़ा यहाँ पे समझिए। इसमें क्या किया कि हाँ, जो डुअल सिस्टम है, डुअल सिस्टम इन प्रोविंस, प्रोविंस मतलब स्टेट, प्रोविंसेस, इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब इसको कहां इंपोज कर दिया गया, डुअल सिस्टम इंपोज इन सेंटर, ठीक है। अब इसको केंद्र में लागू कर दिया गया, ये ध्यान रखना, केंद्र में,
केंद्र में लागू कर दिया गया, फिर राज्य केंद्र में। और इसी समय भारत में केंद्र में जब लागू किया गया तो केंद्र में 3 सूचियां आ गई थी, तीन लिस्ट आ गई थी। तो केंद्र के विषयों को 3 भागों में बांट दिया गया था, केंद्र के विषयों को 3 भागों में, ठीक है। अब 3 भाग आप पहले तो आप इसको देखो, यहाँ पर क्या है, जब आप इसको समझ जाएंगे इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा झमेला होता है कि केंद्र में कहाँ लगाया, राज्यों में कहाँ हटाया। तो पहला जो 1919 अधिनियम है इसमें राज्यों में लगाया, 1935 अधिनियम में राज्यों से हटा दिया, कहाँ लगा दिया, केंद्र में, ठीक है। अब एक बार मैं सबको एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, समझ लिया होगा। मैं एक बार फिर से आपको 1 मिनट के अंदर पूरा समरी करके देता हूं इसकी, ठीक है। फिर डाउट हो तो बताना। हाँ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 किससे संबंधित है ये, प्रोविंस डुअल सिस्टम, ठीक है, प्रोविंस डुअल सिस्टम। लोकल पीपल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सेंट्रल डुअल सिस्टम। इसमें क्या किया, जो प्रोविंस डुअल सिस्टम था, डुअल सिस्टम उसको हटा दिया गया। अब सेंटर में 3 लिस्ट ले आए वो लोग, 3 लिस्ट। कौन कौन सी, स्टेट लिस्ट इसको बोलते हैं राज्य सूची, राज्यों की विषय। दूसरा था कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। उसके बाद था यूनियन लिस्ट यानी केंद्र सूची, ठीक है। तो 3 है। अब आप इसमें से बता दीजिए, स्टेट लिस्ट में वो विषय शामिल हैं जो इस पे केवल राज्य कानून बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट में वो शामिल हैं जिन पे दोनों बना सकते हैं, जैसे शिक्षा दोनों बना सकते हैं। और यूनियन लिस्ट वो विषय हैं जिन पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब इनमें से कोई ऐसा पॉइंट हो कहीं पर भी तो बताओ। क्वेश्चन एक जरूर आता है यहां से, बताएं। सचिन, सौरभ, स्वप्निल, नंदिनी, अर्चना, अल्ताफ बोलें। हाँ, तो बस ये बहुत मतलब काफी उलझा हुआ रहता है। हमें तो बहुत, जब तक मैं स्टूडेंट लाइफ में रहा तब तक मैं इसको नहीं समझ पाया, है ना। क्योंकि लोग क्या करते थे, लिखाते थे और आगे बढ़ जाते थे। अब ये लिखाने से थोड़ी समझ में आएगी ऐसी चीजें। किताबें आगे रख के लिखा देना उससे नहीं होता। तो सर मेरे को तो नहीं आता होगा तो क्या बताएंगे। अब खैर लिखा दे तो हो गया, अब समझते रहो। तो वही है, पूरी स्टूडेंट लाइफ में मेरे भी नहीं आया समझ में ये। तो ठीक है, तो ये था आपका 1919 और 1935। और आप भी पढ़िएगा इसको, जब भी पढ़िएगा तो एक साथ में लेके पढ़िएगा, अलग अलग नहीं। अलग अलग में हो ही नहीं पाता ये, एक के साथ कहीं पे हटाया गया तो कहीं जोड़ दिया गया उसको। तो ये था। तो ये है। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो 1919 के बाद हो गया। और एक उसमें कुछ टॉपिक ऐसे ही हैं, जैसे स्वदेशी मूवमेंट हम लोग समझ लिए थे उस दिन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे समझ लिए थे। नेक्स्ट हम टॉपिक समझेंगे यहाँ पे रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट।
तो रॉलेट एक्ट की बात करेंगे। अब ये डिस्कनेक्ट हो जाए दोबारा इसको कर लेना, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट वैसे ज्यादातर पता होगा आप लोगों को रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। और जो रॉलेट है वो कौन है, बता सकते हैं कोई? देखिए, रॉलेट एक व्यक्ति है ब्रिटेन सरकार में, ब्रिटिश सरकार में, और वो उन्हें मिस्टर रॉलेट को अपॉइंट किया गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने, और उनसे बोला कि बताओ ऐसा क्या किया जाए जो इंडियन पीपल्स को कंट्रोल किया जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने कुछ नियम बनाए, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये पारित हुआ आपका मार्च 1919 में, मार्च 1919, मार्च 1990। और इसमें कहा गया कि आपको पता ही होगा, है ना, ये बहुत आपने कहावत सुनी है, बिना दलील बिना वकील बिना अपील, है ना, नो अपील नो वकील नो दलील। इसमें ये कहा गया कि अगर ब्रिटिश ऑफिसर किसी पर डाउट होता है तो उसको डिटेन कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी नोटिस। समझ गए हमारी बात? रॉलेट एक्ट में क्या कहा गया कि ब्रिटिश ऑफिसर कभी भी किसी को भी विदाउट नोटिस, विदाउट इंफॉर्मेशन, तो ठीक है। अभी देखिए कि 1919 में सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट जो इसके अध्यक्ष थे, सर सिडनी रॉलेट, उन्होंने एक प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट वी हैव टू वॉइस, फर्स्ट वी हैव टू कंट्रोल वॉइस। सबसे पहले हमें वॉइस को रोकना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो लोगों का कनेक्टिविटी वो रोकनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि प्रेस कंट्रोल, प्रेस कंट्रोल प्रेस। तो हम रॉलेट एक्ट की बात कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। मार्च 1919 में सर सिडनी रॉलेट को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। इस एक्ट का एक कमेटी बनाई थी, रॉलेट कमेटी, उसके ये प्रेसिडेंट थे। एक देखो क्या हुआ होगा, एक कमेटी बनाई गई होगी और उसमें कुछ लोग होंगे और भी लोग होंगे, बट सर सिडनी रॉलेट इसके प्रेसिडेंट होंगे और उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसने मार्च 19 में एक प्रपोजल दिया। पहला प्रपोजल था कंट्रोल द प्रेस, कि प्रेस पर कंट्रोल कीजिए, है ना। यानी उन्होंने कहा पहला प्रपोजल क्या था उनका, कंट्रोल द प्रेस, यानी कंट्रोल पर आप प्रेस पर कंट्रोल कीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट। उन्होंने कहा कि अरेस्ट विदाउट वारंट, विदाउट वारंट, है ना। इनडिफिनिट डिटेंशन, इनडिफिनिट डिटेंशन। डिटेंशन समझते हैं? सर हाँ, डिटेंशन, ठीक है। विदाउट ट्रायल, विदाउट ट्रायल, विदाउट ट्रायल, विदाउट ट्रायल, ठीक है।
तो ये था उनका, उन्होंने कहा कि देखो रॉलेट एक्ट के बारे में कि हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, प्रेस, हाँ, अरेस्ट विदाउट वारंट, कि हम किसी को भी बिना वारंट मतलब बिना नोटिस बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए अरेस्ट कर सकते हैं। इंडिफिनिट डिटेंशन, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित कालीन तक हम उनको डिटेंशन में रख सकते हैं। डिटेंशन का मतलब होता है उनको अपने सरकारी कब्जे में रख सकते हैं, उनको अरेस्ट रख सकते हैं, है ना, उनको रिमांड पर रख सकते हैं। और उसको विदाउट ट्रायल, अब कोई ट्रायल नहीं होगा। ट्रायल का मतलब है कोई जुडिशरी प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाएगा जब तक वो ना चाहेंगे। तो ये था। अब ये वो टर्निंग पॉइंट था हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, इसके अगेंस्ट हो गए थे महात्मा गांधी। यहां तक जो महात्मा गांधी जी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। अब इसी कानून को उन्होंने ब्लैक लॉ बोला है, ब्लैक लॉ, काला कानून, काला कानून। यहां तक गांधी जी, यहां के बाद गांधी जी टर्न हुए, बोला कि नहीं यार ये गड़बड़ आदमी, ये ठीक नहीं, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो खुद बैरिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल बैरिस्टर, सब तो उसमें पढ़े लिखे ही हैं, चाहे जिन्ना साहब वहीं से बड़े धुरंधर, अम्बेडकर साहब, जितने भी लोग थे सब उसमें पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो गलत है, ये तो नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, जिस किसी को अपने बेगुनाही का सबूत ही ना देने दिया जाए विदाउट ट्रायल। ट्रायल का मतलब यही है ना, कोई जुडिशरी एक्टिविटी नहीं होगी। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए वो कौन सा इवेंट था जब गांधी जी अंग्रेजों के अगेंस्ट हुए थे, दैट वाज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट अगेंस्ट में एक बहुत बड़े लीडर थे इंडिया में जिन्होंने सर की उपाधि वापस कर दी थी, क्या नाम था? बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन स्टेट वगैरह में पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सा वो एक्ट था जब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस की थी। तो जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, जलियांवाला बाग कांड इसीलिए हुआ था, इसी का अपोज किया जा रहा था। तो रॉलेट एक्ट उसमें ऑप्शन हो सकता है, या फिर जलियांवाला एक्सीडेंट हो सकता है, जलियांवाला बाग एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रॉलेट एक्ट क्या है। तो रॉलेट एक्ट इज ए लॉ, एक कानून है। कब बनाया गया? मार्च 1919 में। और किसने बनाया था? सर सिडनी रॉलेट ने। व्हाट वाज इन दिस एक्ट या इन दिस लॉ? दे कंट्रोल द प्रेस, यानी जो भी प्रेस में छपे वो हमारे हिसाब से हो, हमारी मर्जी से हो। नेक्स्ट वाज द अरेस्ट विदाउट इंफॉर्मेशन या विदाउट वारंट या इंडिफिनिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ठीक है, तो ये था। और इसको ब्लैक कानून कहा गया, काला कानून कहा गया, ये चीज थी। और सर इसको निवारक निरोध कानून भी बोलते हैं ना? कौन सा? निवारक निरोध कानून मतलब संदेह के आधार पे पकड़ना। हाँ वो तो यही है। और निवारक का मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन संदेह का डाउट अगर किसी को, अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि मतलब किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं वो, है ना, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो अभी भी है ना, अभी भी है वो ट्रायल, मतलब किसी से पूछताछ कर सकते हैं एक कंडीशन में। ठीक है, बट आपको लॉकअप में नहीं रख सकते, वो आपको लॉकअप में नहीं रख सकते। में है। मतलब वैसे तो पुलिस वाले करते ही हैं, लेकिन अगर किसी को कानून पता है तो विदाउट एफआईआर वो आपको लॉकअप में नहीं रख सकते, केवल पूछताछ कर सकते हैं, या उनको कोई रिटन एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि इसलिए हम आपको डिटेन कर रहे हैं, उनको कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, कारण बताना पड़ेगा आज की तारीख में। तो ये था रॉलेट एक्ट। चलिए, टाइम हमारे पास थोड़ा है, और थोड़ा क्या हम अगले वाले क्लास में यूज कर लेंगे। और अगला वाला क्लास जो टेस्ट सीरीज का हम टॉपिक डाल देते हैं
अभी शायद 15 पे क्लास शुरू हुई थी ना, चलिए फिर भी एक टॉपिक देख लेते हैं, जलियांवाला बाग, है ना, मैस्कल। तो जलियांवाला बाग मैस्कल, इसका मतलब क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छा, सीधे सीधे सी बात पूछते हैं हम आपसे, अगर आपसे पूछेगा ये क्यों हुआ था, क्या रीजन था इसका। सबसे पहले टाइम, नेक्स्ट इसमें है डेट, और उसके बाद है इसमें कॉज, कॉजेस क्या क्या थे, और इसका इफेक्ट क्या हुआ, बताएं। 3 बातें हमें समझनी है इसकी, कि पहला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जलियांवाला बाग कब हुआ। तो जलियांवाला मैस्कल, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये क्यों हुआ था। देखिए, अभी जस्ट लॉ पास किया इन्होंने, रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था, ठीक है, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि और तो 2 लोगों का नाम क्या था उसमें, सत्यपाल। 2 लोग थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो 2 नाम थे, उनके नाम आप लिख सकते हैं, कि 2 नाम थे, अलग लिख लीजिए चाहे तो फिर यहीं पर लिख लीजिए। 2 नाम थे, पहला नाम था सत्यपाल, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। किचलू, तो ये नाम है। तो 2 नाम थे, इनको अरेस्ट किया गया था। ध्यान दीजिएगा, जलियांवाले बाग को हम लोग फटाफट पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन ये चीज किसी का मैसेज आया है, ठीक है। ए आई है, ठीक है, डबल एल ए, ये जलियांवाला बाग, ठीक है, आई है जलियांवाला, हाँ, जलियांवाला बाग, ठीक है। तो ये अरेस्ट वाला कानून पारित हुआ, और इन लोगों को, जो 2 लोग थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को, इनमें अरेस्ट किया गया, और इन्हीं के अरेस्ट का अपोज करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी अमृतसर में, जलियांवाले बाग में। तो इनके अरेस्ट का कुछ लोग अपोज कर रहे थे, भारतीय लोग, ठीक है। और उसमें ये अंग्रेजों ने बोल रखा था कि अगर आपको मीटिंग करनी है, कुछ सभा करनी है, तो पहले आप परमिशन लोगे, तब सभा करोगे। और ये लोगों ने परमिशन नहीं ली थी, और इनका ये अपोज कर रहे थे, और वो रिहाई के लिए बोल रहे थे, रिहाई के लिए दबाव डाल रहे थे, ठीक है। तो उसी समय ये हुआ है। तो अभी हमने, अगर टाइम की बात करेंगे, दैट वाज डेट 13 अप्रैल, कल ही है, ठीक है, 1990, 13 अप्रैल को कल है, 13 अप्रैल कल, काफी लोग लगाएंगे इसको अपने स्टेटस पे। तो 13 अप्रैल को 1919 को जनरल डायर, है ना, क्या नाम था उसका, डायर केम इन जलियांवाला बाग, केम इन जलियांवाला बाग, है ना, came to Jallianwala Bagh without any information, he ordered to firing, कुछ भी सूचना दिए बगैर उसने फायरिंग करवा दी, ठीक है। और उसमें लगभग 1500 लोग मारे गए, ऑफिशियल डेटा 1500। तो सबसे पहली बात है कि टाइम क्या था, 13 अप्रैल
1919 में 13 अप्रैल को जनरल डायर आता है और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन लोगों पर फायरिंग शुरू करवा देता है। डेट, टाइम और डेट ये हो गया। कॉज क्या है? तो कॉज था इसका, जलियांवाला बाग का कारण था, क्या था? ये मीटिंग विदाउट परमिशन इन बाग, ये जलियांवाला बाग। मीटिंग विदाउट परमिशन इन जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग सॉल्व लिख दिया हमने। तो जलियांवाला बाग कारण ये था। अब वो कारण वो नहीं लिखना है कि वो लोग इकट्ठा क्यों हुए थे, कारण ये लिखना है हुआ क्यों। हुआ इसलिए था कि वो विदाउट परमिशन मीटिंग कर रहे थे, विदाउट परमिशन वो सभा कर रहे थे, इसलिए हुआ। और इसका इफेक्ट क्या हुआ? ठीक है, किलिंग ऑफ थाउजेंड्स पीपल, है ना, थाउजेंड्स पीपल। तो हजारों लोग मारे गए थे, बस ये था। तो इसके बाद बहुत बड़ा एक काम मतलब अलग से हुआ। तभी इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। और इसी के अगेंस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि, जो सर अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी, वो वापस कर दी। तो इफेक्ट इसका ये हुआ कि नंबर ऑफ 1000 पीपल ऑफ इंडिया वर किल्ड, हजारों लोग मारे गए इसमें। और दूसरी बात कि इसी से गांधी जी ने कहा कि नहीं यार, अब ये बहुत गलत हो रहा है। तो इन्होंने, गांधी जी ने स्टार्ट ए मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, थोड़ा हमने समझाने की शॉर्ट में कोशिश की है। नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए आप लोग, असहयोग आंदोलन। इसको हम लोग कल करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको हम लोग कल देखेंगे, कल की क्लास में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए इसमें। क्लियर है सभी को? अल्ताफ, अर्चना, सचिन, सौरभ? जी सर। यस सर। ठीक है, तो कल हम लोग यही शुरू करते हैं। बाकी आपका टेस्ट है वो 3:30 बजे से है, नहीं 3:45 से है ना, 3:45 से।